एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे अस्त ग्रहों के बारे में। मान लीजिए आपका कुंभ लगन है और आपके चार्ट में 8वें भाव में सूर्य से कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है इनमें से। तो आपको अस्त ग्रह का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से वास्तव में आपको कैसा असर देखने को मिल सकता है। यहाँ हमने सूर्य को अष्टम में लिया है, पर आपका सूर्य हो सकता है आपके चार्ट में सप्तम भाव में हो, अष्टम में हो या नवम में हो। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति मान लीजिए आपके अष्टम भाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले तो यहाँ वो आपके 11वें घर और आपके दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में यहाँ बृहस्पति का आना और अस्त होना, सूर्य से अगर वो अस्त हो रहे हैं तो ये काफी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव माना जाएगा। यहाँ सूर्य 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी मैरिज के बाद आपका जो लक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवर कर सकता है। ऐसा जो बृहस्पति अस्त होगा वो आर्थिक मामलों में और ज्ञान के मामलों में आपकी काफी मदद करेगा। बृहस्पति यहाँ स्थित होने से आपका जो आज्ञा चक्र है या जो आपका सिक्स सेंस है वो काफी एक्टिव होगा और इससे आप फ्यूचर की बहुत सारी बातों को जान पाएंगे या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझ पाएंगे कहीं ना कहीं, और अपने आप को भी बहुत बेटर तरीके से लाइफ में आगे बढ़ाने में आपको मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही क्योंकि सूर्य यहाँ अब सप्तमेश है, तो मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है या ऐसा कोई प्रोफेशन है जो अष्टम भाव से संबंधित है, उसमें आप बहुत बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। बृहस्पति के अस्त हो जाने से यहाँ बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में मैरिज होने के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति में भी और आपको आपके इन लॉज से भी काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि सूर्य का बहुत ज्यादा बृहस्पति पे प्रभाव है, तो ऐसे में इनकम के बहुत सारे सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं और इनकम के मामले में आप काफी स्टेबल हो सकते हैं इंडिविजुअली भी। लेकिन यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं, और बुध का यहाँ जो प्लेसमेंट है वो जरूर चेक कर लीजिए। फिर यहाँ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी देखेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले 12वें भाव को प्रभावित करेंगे और आपके सेकंड हाउस को, इसके साथ साथ आपके फोर्थ हाउस को। ऐसे में बृहस्पति इन भावों के लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे। इन भावों से कुछ हद तक बृहस्पति आपके लिए गेन लाएंगे और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्टेबल आपको ऐसा बृहस्पति कर सकता है। अब बृहस्पति को सूर्य से एनर्जी मिल रही है, तो बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स हासिल करना आपके लिए आसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में आपको 11वें घर से संबंधित रिजल्ट पाना या दूसरे घर को मेंटेन करना या दूसरे घर से संबंधित कोई भी प्रकार का टारगेट हासिल करना ये बहुत आसान होगा। ऐसे में जो भी अनुभव आपने हासिल किए हैं, जो भी कुछ आपने सीखा है, समझा है, उसको आप दूसरों को भी बताएंगे और दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सकेंगे। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त है सूर्य से, तो शनि यहाँ अपने मित्र बुध के ही घर में स्थित होंगे और सूर्य भी यहाँ बुध के घर में स्थित हो सकते हैं मान लीजिए। पर अगर आपके सूर्य मान लें नवम भाव में स्थित है, ऐसे में सूर्य का हो सकता है कि ज्यादा प्रभाव ना रहे, और क्योंकि शनि अपने मित्र के घर में अस्त होंगे, ऐसे में शनि यहाँ ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। वो आपके लग्नेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वास्तव में आपको देखना होगा कि सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं शनि के। इसके साथ साथ शनि आपके लग्नेश होने की वजह से आपका अष्टम भाव की तरफ थोड़ा फोकस ज्यादा ही रह सकता है। ऐसे में अब शनि का अस्त होना यानी सूर्य की एनर्जी शनि को मिल रही है, ऐसे में आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत बेटर होगा। आपकी जो आयु है उसके लिए भी बहुत बेटर होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। कभी कभी इससे मैरिड लाइफ पे थोड़ा नकारात्मक असर जरूर पड़ सकता है क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु ग्रह हैं। ऐसे में आपके लिए खुद को एक्सप्लोर करना, अपने ज्ञान और अपने धन को बढ़ाना आसान जरूर होगा। हम यही मानते हैं कि सूर्य की एनर्जी जब इस तरीके से अगर शनि को मिल रही है, तो शनि आपका कहीं ना कहीं एनर्जी प्राप्त कर रहा है, जिससे आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस्य नहीं होगा। अष्टम भाव आपका काफी एक्टिवेट रहेगा। इसके साथ साथ शनि से संबंधित भाव आपके चार्ट में जो 12वां भाव है और जो आपका लगन है, इनको भी काफी ज्यादा सहारा मिल सकेगा। इसके अलावा पार्टनर के आने के बाद यानी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है और आपके करियर के मामले में भी आप काफी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके अष्टम भाव में। मंगल का अस्त होना थोड़ा सा डिफरेंट स्थिति उत्पन्न करेगा क्योंकि मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले देखा जाए तो तीसरे घर के और 10वें घर के स्वामी हैं, और मंगल के अस्त होने से सूर्य की एनर्जी मंगल को मिल रही है। अब यहाँ लॉजिक ये है कि मंगल ऑलरेडी बहुत ज्यादा फायरी है। फायरी होने की वजह से अगर सूर्य का प्रकाश उनको और मिल जाता है यानी सूर्य की एनर्जी उनको और मिल जाती है, तो ऐसे में वो और भी ज्यादा फायरी हो जाएंगे। तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपका हो सकता है कि जो आपके इन लॉज हैं वो आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं, या आपके जो कहीं न कहीं जो आपका पैतृक संपत्ति वगैरह है या इन लॉज से अगर कोई भी प्रकार की सहायता आपको प्राप्त होती है, उसमें कुछ हद तक विवाद या झगड़े हो सकते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ बहुत स्पेशल पाने के लिए या अपने करियर में कुछ बहुत बेहतर करने के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है।
अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि मंगल के एग्रेशन को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मंगल यहाँ पे अस्त होने से कहीं ना कहीं अब आपके लिए आपके 10वें भाव से संबंधित निर्णय लेना या 10वें भाव से संबंधित कोई भी काम करना आसान होगा। कोई भी ऐसा काम करना भी आसान होगा जो बहुत ज्यादा गोपनीय हो। इसके साथ साथ क्योंकि मंगल अब आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, ऐसे में आप अपना कितना ज्यादा एफर्ट अपने अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में लगाते हैं या अष्टम भाव से संबंधित कोई स्टडी वगैरह करने में लगाते हैं, वो आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ मंगल को इतना ज्यादा फायर पावर मिल रहा है तो आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, तो यहाँ आपको काफी धैर्यशाली बनना होगा। अगर आपका चंद्रमा यहाँ मंगल से प्रभावित हो जाता है तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा एग्रेशन और बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली अपने जो रिलेशंस है पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ भी। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में अस्त है। चंद्रमा का अस्त होना या ज्यादातर केस में अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि चंद्रमा के अस्त होने से आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आप अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे नहीं। हो सकता है यहाँ पर आपको माता पिता से काफी ज्यादा फायदा हो, अगर मैरिज से पहले नहीं तो मैरिज के बाद जरूर। ऐसे में यहाँ चंद्रमा का अस्त होना आपको इस हाउस से संबंधित गहरा इमेजिनेशन और बहुत सारे स्किल्स प्रोवाइड करेगा। सूर्य भी वैसे काफी अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, तो सूर्य का ही एनर्जी यहाँ चंद्रमा को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब चंद्रमा इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है एक तरीके से, तो छठे भाव को मैनेज करना आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है। इसी तरीके से यहाँ सूर्य आ रहे हैं चंद्रमा के साथ, और मान लीजिए आपके चार्ट में सूर्य अष्टम में ही बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने इन लॉज के साथ कुछ पार्टनरशिप या उनके साथ थोड़ा ज्यादा लगाव दर्शाता है। अब यहाँ आपको देखना होगा कि चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के, क्योंकि चंद्रमा अगर सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसे में आपको मेंटली उतना ही ज्यादा स्ट्रांग देखा जा सकता है, और फिर आप अपने अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में उतना ही ज्यादा अपना इमेजिनेशन और अपनी अदर स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चंद्रमा के अस्त हो जाने से आर्थिक स्थिति पर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा, और बाकी जो आपके रिलेशन है जहां पर भी आपके इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, उन मामलों में आप काफी बेहतर कर सकेंगे। लेकिन चंद्रमा का अस्त होना आपके अंदर बहुत ज्यादा हिडन क्रिएटिविटी और हिडन टैलेंट को भी दिखाता है, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं सूर्य से। अब शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे। आपके चार्ट में देखा जाए तो शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। ऐसे में मैरिज होने के पश्चात आपके इन लॉज की फैमिली आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित हो सकती है, अगर आप उनके साथ मिलकर कोई भी होटल रेस्टोरेंट टाइप का या ऐसा कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ सूर्य का कितना ज्यादा प्रभाव है शुक्र पर, यह आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का अगर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है शुक्र पर, तो यह आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। लेकिन भौतिक संसाधनों या भौतिक सुखों के मामले में ये स्थिति बहुत ज्यादा बेटर होगी। फिर आपके अंदर शुक्र से रिलेटेड क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होने की संभावना रहेगी। ऐसे में आप अपनी वाणी से और अपने टैलेंट से अपने प्रोफेशन को प्रभावित कर सकेंगे, या प्रोफेशनली कोई ऐसा निर्णय ले सकेंगे जहां पर आप अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा काम में लेना चाह रहे हैं। तो शुक्र का अस्त होना, भले ही शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में है, लेकिन शुक्र का अस्त होना धन संपत्ति के लिए, लग्जरी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बट ये आपकी लाइफ में कोई बहुत सीरियस अफेयर भी ला सकता है, रिलेशनशिप ला सकता है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ पर काफी नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो क्योंकि सूर्य 7वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से मैरिज के पश्चात भी आपका कोई अदर रिलेशन या कोई अफेयर हो सकता है। फिर यहाँ पे हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि बुध यहाँ अस्त है सूर्य से, तो अब बुध अपने ही घर में अस्त हो रहे हैं, तो ये बुध को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा, और बुध यहाँ अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे तो बुध और भी ज्यादा अच्छा यहाँ परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे में ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा जो किसी भी तरीके से अपना कोई भी प्रकार का ऐसा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अकल्ट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अष्टम भाव से संबंधित कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, या फिर वो अपने टैलेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं अष्टम भाव को लेके। इसके साथ साथ जो बुध का दूसरा घर है आपके चार्ट में, वो 5वां घर है, तो 5वें घर से संबंधित कार्य करना, 5वें घर से संबंधित निर्णय लेना, बाकी ओवरऑल भी लाइफ में निर्णय लेना बहुत आसान होगा, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके साथ साथ आपका टैलेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके अदर स्किल्स भी काफी इंप्रूव होंगे। बुध के यहाँ अस्त हो जाने से आपका कम्युनिकेशन और आपकी वाणी पर काफी बेटर प्रभाव पड़ सकेगा। ये आपके आर्थिक लाभ के लिए और आपके रिश्तों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह अस्त होता है आपके अष्टम भाव में।